हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों यहाँ पर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो लिखा गया है रसिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है। तो काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 2.5 साल हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर क्या है, वॉर थमी नहीं है। तो इसी को लेकर कह रहा है कि जितने भी पावरफुल कंट्री हैं, वैश्विक जो शक्तियाँ हैं, उनको दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लेके आना चाहिए और वॉर को शांत कराना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। ये हमारा कृष्णा ग्लोबल स्टडी सेंटर, एक कोचिंग सेंटर है हमारा। अभी मैंने देखो, सबसे पहले जो बुकेब है आज के एडिटोरियल में जो यूज हुई है, उस बुकेब को पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम अपना आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आर्टिकल है। तो क्या है, इसका टाइटल है ये परसिस्टिंग ब्रूटलिटी, यानी जो लगातार क्रूरता है, निर्दयता बनी हुई है। तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। अब जैसे ये परसिस्टिंग आप देख रहे हो, परसिस्टिंग जैसे आपने एक वर्ब होती है परसिस्ट, यानी कोई चीज लगातार हो रही है, निरंतर बनी हुई है, परसिस्ट कहते हैं उसको, सस्टेन है। अब वहां से आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बना दिया है परसिस्टिंग, जिसका मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूइंग, CONTINUING, कंटिन्यूइंग है यानी निरंतर चल रही है। एक वर्ड है हमारा ब्रूटलिटी। ये ब्रूटलिटी क्या होती है? निर्दयता। ये क्या है? नाउन है। क्या ये? नाउन है। इसको क्या कह देंगे? क्रूअल्टी, UELTY, क्रूअल्टी। एक होता है बारवेरिटी, BARBARITY, बारवेरिटी, जिसको हम कहते हैं निर्दय, निर्दयता, या बोला जाए तो क्रूरता। एक होता है इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है? हमला होता है, अटैक होता है, असॉल्ट। इन्वेजन क्या है? ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका है अटैक, अटैक या फिर असॉल्ट। असॉल्ट होता है एक वर्ड और है इनकर्जन, INCURSION। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेजन है हमला। एक हमारा वर्ड है सस्टेन्ड। अब कोई चीज सस्टेन है, बनी हुई है। अब सस्टेन वर्ब भी होती है, और वर्ब से बना दिया है क्या? ये एडजेक्टिव। सस्टेन्ड है कोई चीज, इसको हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। सस्टेन वर्ब होती है, और सस्टेन कर दिया, इसको क्या कर दिया? एडजेक्टिव बना दिया। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है, कोई चीज चल रही है, या ऑन गोइंग है। कंटिन्यूअस, ऑन गोइंग, या बिना रुकावट के चल रही है, उसको कहते हैं अनइंटरप्टेड, सॉरी, UNIN, अनइंटरप्टेड, INTERE, सॉरी, TERRUPT होती है। अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के किसी चीज का चलना अनइंटरप्टेड बोलते हैं उसको, उसमें कोई भी रुकावट या बाधा नहीं है। अब देखो, एक केयरलेसनेस, केयरलेसनेस क्या होती है? केयरलेसनेस होता है जिसमें बिल्कुल भी अफेक्ट यानी फीलिंग्स नहीं होती है किसी भी तरह की, बिल्कुल एकदम निर्दयता। उसको भी देखो, ब्रुअल्टी और केयरलेसनेस दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो जाएंगे, लगभग ऑलमोस्ट दोनों का मीनिंग सेम है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब भी होता है निर्दयता। और केयरलेसनेस को हम हार्टलेसनेस भी कह सकते हैं। केयरलेसनेस क्या होती है? हार्टलेसनेस, हार्टलेसनेस, या अपैथी, जिसमें कोई भी क्या नहीं है? फीलिंग नहीं है, उसको कहते हैं अपैथी। इसको हम निर्दयता कहते हैं हिंदी में, इसका मीन्स निर्दयता ही होता है। अब अपैथी जो वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग। अपैथी से
एक पैथोस, सॉरी, अपैथी जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, और पैथोस से बना है। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। जैसे आपने देखा होगा एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी दो वर्ड होते हैं। एक पैथी से टेलीपैथी बनता है, एक एंटीपैथी बनता है। तो ये क्या होता है? सिंपैथी जिसमें मर्सी यानी दया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपैथी है। आप किसी के लिए दया दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? सिंपैथी, सहानुभूति दिखा रहे हो। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, सिंपैथी एक वर्ड है हमारा एम्पैथी, EMPATHY। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी की कोई फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, आप उसकी फीलिंग को सोच पाते हो, उसको क्या कहते हैं हम? एम्पैथी। व्हेन यू फील व्हाट अदर्स फील, यानी व्हेन, यानी तुम, जब तुम फील करते हो, जो तुम महसूस करते हो, जो दूसरा, व्हेन यू फील व्हाट अदर्स फील, यानी जो दूसरा सोच रहा है उसके बेस से आप सोच पाते हो, उसकी फीलिंग को समझ पाते हो, उसको कहते हैं एम्पैथी। या एक तरह से बोला जाए तो ऐसा बोलते हैं, सेम फीलिंग रखने वाला, उसी की जैसी भावना रखता है, उसको कहते हैं एम्पैथी। और टेलीपैथी आपको पता है, एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी जो फीलिंग्स के खिलाफ होता है, एंटीपैथी। और टेलीपैथी का मतलब जानते हो आप? टेलीपैथी क्या होती है? PATHY। टेलीपैथी का मतलब होता है, सॉरी, ये PATHY होती है, PH नहीं होती है यहाँ पर। TELPATHY, यानी आप किसी को बातचीत करके आप जो समझते हो, जैसे आप टेलीफोन पे क्या करते हो, बात करते हो, तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ लेते हो, तो उसको कहते हैं टेलीपैथी। एक वर्ड है हमारा इंक्रीमेंटल। अब कोई चीज इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कोई चीज धीमे धीमे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल। ये वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, यानी किसी चीज का क्रमिक लगा, धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल या स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमिक तौर पर, धीमे धीमे क्रमिक यानी बढ़ रही है, उसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल। अब देखो एक रेजुवनेट, रेजुवनेट क्या होता है? देखो, री माने होता है अगेन, ये वर्ड है री। री का मतलब होता है दोबारा से, और जुवेन का मतलब क्या होता है? यंग, जवान। तो किसी को फिर से जवान बना देना, फिर से नया कर देना, या दोबारा से उसमें जीवन डाल देना, पुनर्जीवित कर देना, उसको कहते हैं रिजुवनेट। ये क्या है? रिजुवनेट हमारी वर्ब है, इसका सिनोनियम है रिन्यू या रिवट, रिव, एक वर्ड होता है रिवाइटलाइज, REVATI, सॉरी, TALIZE, TALIZE, रिवाइटलाइज करना, पुनर्जीवित करना। अब हमारा एक वर्ड है इनकैपेसिटेड। इनकैपेसिटेड जैसे आपने सुना होगा कैपेसिटी, कैपेसिटी से होता है, कैपेसिटी क्या होती है? किसी की क्षमता होती है। और इनकैपेसिटेड कर दिया, उसको क्या कर दिया? कमजोर बना दिया। ये भी क्या है? इनकैपेसिटेड, ये भी वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है असमर्थ है कोई, या फिर किसी को डिसेबल्ड कर दिया, DISABLED, डिसेबल्ड। पैरालाइज, पैरालाइज अपाइज बना देना, PARALYZED, पैरालाइज करना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? असमर्थ या अक्षम। असमर्थ हिंदी में कैसे लिखा जाता है? असमर्थ। देखो,
क्या होता है? असमर्थ। ठीक। अब देखो एक वर्ड है हमारा परस्यू। आपने सुना होगा परस्यू का मतलब क्या होता है? पीछा करना। परस्यू का मतलब क्या होता है? पीछा करना। और एक परस्यू से एक नाउन बना है परस्यूट। परस्यू तो वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का पीछा कर रहे हैं, फॉलो या चेसिंग, CHASING, फॉलो, चेसिंग। और क्या होता है? ट्रैक करना, ट्रेल करना, हंट। ट्रैक होता है, एक हंट होता है, या फिर ट्रेल होता है। इसका मतलब है पीछा करना। और इससे एक वर्ड बनता है परस्यूट, PURSUIT, जो होता है नाउन, जिसका मतलब क्या होता है? पीछा करना। जिसका मतलब क्या होता है, सॉरी, चेसिंग ये नाउन बना दिया, चेस। यहाँ पर इसको सॉरी मिस्टेक हो गई है, इसको क्या करेंगे? चेस ये नाउन है, सॉरी वर्ब है, और चेसिंग होता है नाउन, या क्वेस्ट, QUEST। ठीक। एक वर्ड आपको दिख रहा है एड। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प यानी सपोर्ट या समर्थन, SUPPORT, या असिस्टेंस, ASSISTANCE, यानी किसी को सहायता पहुंचाते हैं, असिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम एड। तो ये तो हमारी बुकैब थी आज के जो एडिटोरियल में यूज हुए हैं। कुछ वर्ड थे जो टिपिकल, जिनका लग रहा था कि इनको हमें बताना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो बुकैब होती है उसको पहले मैं कराता हूँ, इसके बाद अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है परसिस्टिंग ब्रूटलिटी। देखो परसिस्टिंग होती है निरंतर, कंटिन्यू जो लगातार, क्रूरता है, ब्रूटलिटी यानी क्रूअल्टी है। लगातार कहाँ पर है क्रूरता? जो रसिया और यूक्रेन की वॉर पर। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसका टाइटल पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये है रसियाज माइंडलेस परस्यूट ऑफ वॉर इन यूक्रेन हैज रीच्ड अ डेड एंड, इट इज टाइम फॉर टॉक्स। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रसिया का जो माइंडलेस, माइंडलेस का मतलब क्या है? एक अंधाधुंध तरीके से जो पीछा है किसका? वॉर किया। तो रसिया क्या है? एक बिना ध्यान दिए हुए, माइंड मतलब ध्यान देना, माइंड लेस है, उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अन्नाधुंध तरीके से उसका पीछा कर रहा है किसका? वॉर का। और जो वॉर है यूक्रेन में, ये पहुंच चुका है, हैज रीच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, कहां पर पहुंच चुका है? एक डेड एंड पर, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब समय है, टाइम है किसके लिए? बातचीत करने का। तो इट इज टाइम फॉर टॉक्स। अब समय आ गया है बातचीत करने का। बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से इसने यूक्रेन में जो वॉर का पीछा किया है रसिया ने, अब ये पहुंच चुका है अंतिम पड़ाव पर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बातचीत करना चाहिए। और जंग जो खत्म होगी, फिनिश होगी, वो बातचीत करके ही खत्म होगी, ना कि एक दूसरे की जो टांग खींचते रहें। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट है हमारा वो तो क्या है? रसिया का माइंडलेस परस्यूट। और हैज रीच्ड क्या है? हमारी एक वर्ब है। और यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। और हम समझते हैं कैसे हम इसको एक स्टोरी की तरह रीड करती है। सबसे पहले हमें वर्ब को, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते जाना है। और कुछ दिन के बाद ये हैबिट इस तरीके से हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि जैसे हम बस देखते हैं इंग्लिश को, और हमारा ध्यान उसी के पास पहुंचता है कि इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इंग्लिश को पढ़ने में और समझने में भी। अब यहाँ पर देखो ये रसियाज मिसाइल, Russia's missile strikes across Ukraine on June 8, claiming at least 42 lives, are yet another reminder of the brutality of ongoing invasion
which began on the February 24, 2022। अब इसको देखो, जो रसिया का क्या है, मिसाइल के जो हमले हैं, रसिया रसिया के जो मिसाइली हमले हैं कहाँ पर, यूक्रेन पर, अक्रॉस यूक्रेन, यानी यूक्रेन में जो मिसाइल से रसिया हमले कर रहा है 8 जून को, ये चीज क्लेम करती है, दावे करते हुए लगभग 42 जिंदगियां, यानी 42 लोगों की मौत हो गई है जब इसने मिसाइल दागी थी यूक्रेन के ऊपर वहां पर। और ये क्या करता है, मिसाइली जो हमले हैं ये याद दिलाते हैं, आर येट एनदर रिमाइंडर, एक और याद दिलाते हैं, एक और रिमाइंडर है किसका, ब्रूटलिटी का, यानी निर्दयता का, क्रूअल्टी का, या बारवेरिटी, या बोला जाए तो निर्दयता का। और कौन सी है निर्दयता, कौन सी क्रूअल्टी का है, क्रूरता का है, जो चल रही है ऑनगोइंग इन्वेजन, यानी जो हमले की है। और इन्वेजन जो हमला है जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था ये, 24 फरवरी यानी 2022, यानी 24 फरवरी 2022 में ये हमला शुरू हुआ था। वहां पर रसिया ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइलें दागी थी, इससे वहां पर 42 लोगों की मौतें हो गई थी। तो ये एक और अनदर रिमाइंडर है किसका, वहां पर जो क्रूरता इसलिए रसिया ने दिखाई थी उसका। अब देखो, अमंग द सिविलियन, सबसे पहले देखो मैं इसमें अगर बताना चाहूँ तो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें आप देखोगे, मिसाइल से स्ट्राइक रसिया, इसकी वर्ब है आर, ठीक। और बिच, ये आया है इन्वेजन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसकी वर्ब है बिगेन, बिच सब्जेक्ट है और बिगेन इसकी वर्ब है, ठीक। अमंग द सिविलियंस लोकेशंस, civilian locations hit was the Oktamite Children's Hospital in Kiev। देखो, where at least 2 people were killed according to the Ukrainian authorities। अब ये कह रहा है जो लोकेशन हिट की थी उनमें, उन अमंग यानी उनमें से, तो अमंग द सिविलियन लोकेशन, यानी जो नागरिकों की जो लोकेशन थी उनमें से एक लोकेशन जो हिट की थी वो कौन सी थी, ये ऑक्टामाइड एक बच्चों का हॉस्पिटल है, कहाँ पर, कीव में, जो यूक्रेन में जो कीव ये शहर पड़ता है उसमें एक बच्चों का ये हॉस्पिटल था, उसको हिट किया था। और जहाँ पर लगभग 2 लोगों की क्या हुई थी, 2 लोग मारे गए थे, वर किल्ड। और किसके अकॉर्डिंग, जो यूक्रेन की जो अथॉरिटी है, यूक्रेन के अनुसार वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसने क्या किया है, सिविलियंस लोकेशन को हिट किया था और वहां पर क्या कर दिया था, एक बच्चों का हॉस्पिटल था उस पर अटैक कर दिया था रसिया ने। हाँ चलो चलते हैं, देखो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, रसिया सेज इट टारगेटेड मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल बेसिस एंड ब्लेम्ड यूक्रेन्स मिसाइल डिफेंस फॉर द डैमेज टू द सिविलियन centers, but such claims can not be trusted as Russia's sustained bombing campaigns in Ukraine have targeted military and civilians location। सॉरी, तो यहां से देखो ये क्या कह रहा है, रसिया सेज, यानी रसिया कहता है, रसिया ने क्या कहा था, क्या कहता है कि इसने टारगेट किया है, लक्ष्य बनाया है किसको, वहां की मिलिट्री को और इंडस्ट्रियल बेस, जहां पर इंडस्ट्री चलती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको और उनकी मिलिट्री को उसने टारगेट किया था, रसिया ऐसा कहता है। और रसिया ब्लेम भी करता है, इसने ब्लेम किया है यूक्रेन की जो मिसाइल है डिफेंस के लिए, यानी यूक्रेन की जो रक्षा यानी सुरक्षा के लिए जो रक्षा की जो मिसाइलें थी उनको ब्लेम किया है कि उन्होंने क्या किया है, क्षति के लिए, यानी डैमेज जो किया है उनकी डिफेंस मिसाइल से क्षति हुई है, ना कि हमने सिविलियंस की लोकेशन को क्षति पहुंचाई है, ऐसा रसिया ब्लेम कर रहा था सिविलियन सेंटर्स के लिए। बट अब ये कह रहा है ऐसे सच क्लेम्स, यानी ऐसे जो दावे होते हैं वो क्या है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रसिया का जो सस्टेन्ड बॉम्बिंग,
मैंने आपको क्या बताया था, सस्टेन क्या है, जो एक तरह से निरंतर, लगातार जो बॉम्बारी है, बॉम्बिंग कैंपेन से जो अभियान चल रहा है यूक्रेन में, इसने टारगेट कर चुका है ये मिलिट्री को और सिविलियंस लोकेशन को। तो वहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है, तो ये सिविलियन लोकेशन और वहाँ की मिलिट्री को भी टारगेट कर चुका है। तो इस वजह से ऐसे क्लेम्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे आपको ये सस्टेन्ड एडजेक्टिव है, एक बॉम्बिंग है, फिर दो एडजेक्टिव तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब कैंपेन्स नाउन है, यहाँ पर देखो कैंपेन्स नाउन है, नाउन से पहले बॉम्बिंग क्या है, एडजेक्टिव है। अब बॉम्बिंग एडजेक्टिव है और सस्टेन भी एडजेक्टिव है, एक में आईएनजी लग रहा है, एक में ईडी लग रहा है। तो आपको पता है जब भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तब वो एडजेक्टिव का काम करता है, और उसको हम कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब वर्ब में जब हमने ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो एडजेक्टिव ही होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब एडजेक्टिव बनेगी तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लेम्स हैं, इनकी वर्ब है कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यहाँ पर ये पैसिव बना हुआ है, कैन बी ट्रस्टेड, भरोसा, यहाँ पर ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, पैसिव नहीं है। और देखो, हाँ अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। द जून 8 जून को क्या हुआ था, अटैक केम ऑन द एव ऑफ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है नाटो की फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट इन वॉशिंगटन। अब ये कह रहा है कि 8 जून को जो अटैक, 8 जून का जो हमला है वो केम आया था, कब आया था, 8 जून का हमला कब हुआ था, ऑन द ईव। ऑन द ईव का मतलब होता है जैसे आप कोई काम करने ही वाले थे उससे जस्ट पहले, थोड़ी सी पहले। ऑन द ईव, ईव का मतलब होता है शाम को। तो आप रात को सोने वाले, आपने शाम को कुछ काम कर दिया, जस्ट बिफोर यानी कुछ पहले। तो ये कह रहा है कि जो नाटो का जो और समिट हुई थी जो वॉशिंगटन में, उससे जस्ट पहले जो 8 जून का उन्होंने क्या किया था, हमला, अटैक किया था। 8 जून का अटैक यानी हमला कब आया था, जब नाटो की समिट हुई थी वॉशिंगटन में, तब, उससे जस्ट बिफोर यानी पहले। वेयर मेंबर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड, अब ये नाटो क्या होता है इसको देखो, इसके बारे में बता रहा है। आर एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजन ऑन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग अ 40 बिलियन यूरो एनुअल मिलिट्री एड। यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, मेंबर कंट्रीज होती हैं, जो सदस्य होते हैं नाटो की, जो देश, उन वो एक्सपेक्ट होते हैं, उन वो उम्मीद करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्टेड थे, उनसे उम्मीद थी कि वो डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे, एक लंबे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। तो जितने भी नाटो कंट्रीज के मेंबर थे तो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट लगाया जा रहा था कि एक लॉन्ग टर्म में ये कमिटमेंट करेंगे, वादा करेंगे यूक्रेन के लिए। और इसमें क्या है, कमिटमेंट में जो शामिल करेंगे 40 बिलियन यूरो की एनुअल मिलिट्री एड, सहायता। एड का मतलब होता है हेल्प, सहायता। तो सभी वहाँ के नाटो कंट्री के जो मेंबर थे उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। उनका कमिटमेंट क्या था कि वो लगभग 40 बिलियन यूरो की मिलिट्री सहायता यानी सैन्य सहायता प्रोवाइड कराएंगे, किसको, यूक्रेन को। आगे चलते हैं, और अब देखो यहाँ से, यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की was in Warsaw on Monday, where he signed a new security pact with Poland. अब देखो यहाँ से, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो कहाँ थे, वार्सो में थे मंडे को। तो ये सोमवार को वार्सो में थे, जहाँ पर उन्होंने साइन किया था एक नया सुरक्षा, सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा पैक्ट होता है, समझौता। तो एक नया सिक्योरिटी पैक्ट उन्होंने साइन किया था। कहाँ पर,
वारसो में, यानी सोमवार को, जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अब ये क्या था, किसके साथ किया था? पोलैंड के साथ में। अब क्या करता है ये पोलैंड, जो विच एम्पावर्स द नाटो मेंबर कंट्री टू शूट डाउन रशियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इन द यूक्रेनियन एयर स्पेस। देखो, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने सबसे पहले जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की, इन्होंने सोमवार को वार्सो में एक पैक्ट साइन किया था, सुरक्षा समझौता। और वो क्या था? पोलैंड के साथ में, जो सशक्त बनाता है, एम्पावर्स करता है नाटो के जो मेंबर होते हैं, यानी नाटो के जो सदस्य होते हैं, उन देशों को ये सशक्त बनाता है। और किस काम को करने में सशक्त बनाता है? शूट डाउन करना, यानी मार के गिरा देना रशियन मिसाइल्स को और ड्रोन्स को। रशियन मिसाइल्स और ड्रोन को मार गिरा देना, और कहाँ पर? जो यूक्रेनियन एयर स्पेस है, यूक्रेन के अंतरिक्ष में। तो इसके लिए ये पोलैंड क्या करता है? सशक्त बनाता है। ठीक, अब देखते हैं, रशिया आज अटैक कुड बी द क्रेमलिन्स वे ऑफ मैसेजिंग नाटो एंड पोलैंड। अब ये कह रहा है कि रशिया का अटैक कुड भी हो सकता था। जो रशिया ने अटैक किया था, वो अटैक हो सकता था। क्या हो सकता था? अटैक क्या हो सकता है कि जो क्रिमिनल का जो क्रेमलिन क्रेमलिन यानी रशिया के लिए आया है, क्रेमलिन्स बे, जो क्रेमलिन्स यानी रशिया का तरीका है, क्या तरीका है? मैसेज भेजने का नाटो और पोलैंड को। तो नाटो और पोलैंड जो है, वहाँ कंट्री है, उसको मैसेज भेजने का ये तरीका था। क्या? जो अटैक करने का ये तरीका हो सकता है। लेकिन बट द स्ट्राइक ऑन सिविलियन सेंटर्स ओनली एक्सपोज द केयरलेसनेस ऑफ रशियाज वॉर लीडर्स। लेकिन ये वहाँ के जो सिविलियन स्ट्राइक यानी हमला, कहाँ पर? सिविलियन सेंटर्स पर, जो नागरिकों को केंद्र बनाया है। ये चीज एक्सपोज करती है, खुलासा करती है, किस पे? केयरलेसनेस पर, यानी क्रूरता पर। किसकी क्रूरता है? रशिया के वॉर लीडर्स की। तो यही कहा जा रहा है कि चलो, आपने अटैक किया है, आपका ये मैसेज भेजने का तरीका है पोलैंड और नाटो को, लेकिन आपने जो सिविलियंस को वहाँ पर सेंटर बनाया है, केंद्र बनाया है, ये चीज आपकी ब्रूटलिटी यानी क्रूरता, हार्टलेसनेस आपके ये दिखाती है कि आपके अंदर क्या है? बिल्कुल क्रूरता है, जो रशिया के वॉर लीडर्स हैं, रशिया के जो वॉर के जो लीडर है उनके अंदर। अब यहाँ से देखो, रशिया हैज मेड इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन इन रिसेंट मंथ। तो इसका मतलब क्या है? रशिया, इंक्रीमेंटल होता है ग्रेजुअल, टेरिटोरियल गेन यानी उनके अधिकार का जो एरिया है, टेरिटोरियल गेन्स, उनके ज़्यादातर जो एरिया को कब्जा लिया है धीमे धीमे हाल ही के मंथों में। तो रशिया हैज मेड, कर चुका है, क्या कर चुका है? हैज मेक इंक्रीमेंटल यानी धीमे धीमे, टेरिटोरियल गेन्स इनमें रिसेंट मंथ में, तो हाल ही के महीनों में रशिया ने बड़े धीमे धीमे क्रमिक रूप से वहाँ के टेरिटोरियल्स गेन यानी वहाँ के क्षेत्रीय कुछ बॉर्डर्स और कुछ वहाँ के एरिया में जाके कब्जा कर लिया है। तो रसिया धीमे धीमे बढ़ रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर। और देखो, हमारा ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। इट्स ट्रूप्स हैव एडवांस्ड इन द खार्किव ओब्लास्ट टेकिंग सेवरल विलेजेस। ये क्या कह रहा है? इसकी जो ट्रॉप्स का मतलब है फौज, यानी फोर्सेस या आर्मी, जो एडवांस्ड यानी आगे बढ़ चुकी है इनमें, कहाँ पर? खार्किव ओब्लास्ट में। और क्या करते हुए आगे बढ़ी है? टेकिंग करते हुए, लेते हुए, कब्जाते हुए बहुत सारे विलेजों को, अनेक सारे गांवों को, विलेजेज यानी सेवरल विलेजेज को कब्जा लिया है, और ये आगे बढ़ गई है खार्किव ओब्लास्ट में, रशिया की आर्मी। Last week, Ukrainian forces were forced to withdraw from a neighborhood of Chasiv Yar, a strategic hilltop town in Donastus। तो ये कह रहा है, डोनास्टस का होता है वहाँ का जो यूक्रेन का एक प्लेस है, टाउन है। तो ये कह रहा है
कि पिछले सप्ते जो यूक्रेन की जो आर्मी थी, फोर्सेस, यूक्रेन की आर्मी को बर फोर्स यानी उसको फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था वापसी के लिए, या फिर उसको मजबूर वापस होना पड़ा था। कहाँ से? अपने आसपास के इलाके से। और आसपास का इलाका कहाँ कहाँ का था? वो चासिव यार के आसपास के इलाके से। और वो चासिव यार क्या है? एक स्ट्रेटेजिक हिल टॉप टाउन है जो पड़ता है हमारा डोनास्टिस्क में। बट द एब्सेंस ऑफ ड्रामेटिक गेन्स। अब ये कह रहा है, देखो एब्सेंस होती है किसी की, प्रेजेंट एब्सेंट आप जानते हो, प्रेजेंट होता है उपस्थित, एब्सेंट होता है अनुपस्थित, या एब्सेंस है ना मौजूदगी, या किसकी? ड्रामेटिक गेन्स की। ड्रामेटिक गेन्स होते हैं जैसे एक तरह से, जैसे ड्रामा में आप देखते हो कोई कुछ भी गेन कर लेता है बहुत जल्दी, तो इसकी यही कह रहा है कि ड्रामेटिक गेन्स की जो ना मौजूदगी है या ना कामयाबी है, कहाँ पर? इवन इन द फेस ऑफ यूक्रेन्स वीकनेस। किसके सामने? यूक्रेन की वीकनेस के सामने। इवन यहाँ तक के यूक्रेन क्या है, रसिया के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर भी ये चीज़ क्या खड़ा करती है? रेज कर देती है क्वेश्चंस अबाउट के बारे में, रसियाज कैपेबिलिटीज। तो रसिया की क्षमता पर, रसिया की ताकतों पर ये चीज़ क्वेश्चन खड़ा कर देती है कि यूक्रेन क्या है, रसिया के सामने कमज़ोर है इवन भले ही, लेकिन उसका कोई ड्रामेटिक गेन नहीं आया है अभी भी। उसने एक तरह से रसिया यूक्रेन में कोई ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है। तो ये चीज़ उसकी क्षमता पर क्या कर देती है? रसिया की पर सवाल खड़ा कर देती है। अब यूक्रेन में भी स्ट्रगलिंग टू होल्ड द फ्रंट लाइन, बट इट हैज टेकन द ड्रोन वॉर टू द ब्लैक सी एंड रसिया mainland। अब ये क्या कह रहा है कि यूक्रेन में भी हो सकता है कि वो संघर्ष कर रहा हो, यूक्रेन संघर्ष कर रहा हो किस चीज को? टू होल्ड करने में। क्या होल्ड करने में? पकड़े रखने में या डटे रहने में। कहाँ पर? फ्रंट लाइन पर। तो हो सकता है कि यूक्रेन संघर्ष कर रहा है डटे रहने पर फ्रंट लाइन पर रसिया के सामने, लेकिन इट हैज टेकन, लेकिन यह क्या कर चुका है? यह टेकन यानी ले चुका है ड्रोन वॉर। और कहाँ तक? ब्लैक सी तक। और रसिया के मेनलैंड यानी रसिया की कुछ मैन यानी जो मुख्य भूमि है वहां तक ये क्या कर चुका है? हमला कर चुका है। कौन? यूक्रेन। इट हैज इनकैपेसिटेड रशियन शिप्स, repeatedly targeted Russia's energy depots using drones and struck Russia's border regions, causing civilian and military casualties। Casualties का मतलब होता है डेथ, यानी मौत है, डेथ्स। देखो ये क्या कह रहा है, कहाँ थे हम? यहाँ से देखो, इसकी इनकैपेसिटेड का मतलब क्या बताया था मैंने? किसी को कमजोर बनाना। तो ये कमजोर कर चुका है। क्या कमजोर बना चुका है? डिसेबल्ड यानी इसने बना दिया है, वीकन कर दिया है रसिया के सेप्स। और रिपीटेडली कथित तौर पर इसने टारगेट किया है रसिया के जो एनर्जी डिपो हैं, जहाँ से रसिया में एनर्जी आती है, जो एनर्जी डिपोट्स को यूज करते हुए ड्रोन्स का, और स्ट्रक करते हुए रसिया के बॉर्डर, जो रसिया के जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहाँ पर। तो इसने रसिया के एनर्जी डिपोट्स को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया है। और वहाँ के रसियन शिप्स को और टारगेट किया है इसने, क्या कुछ हमला भी किया है रसियन के, जो रसिया का जो बॉर्डर है उस क्षेत्र में। ये सारी चीज़ें कॉज करती है, किसका कारण बनती है? सिविलियंस और मिलिट्री कैजुअलिटीज की, यानी सिविलियंस की, नागरिकों की और वहाँ की आर्म फोर्सेस की बहुत ज़्यादा मौतों का कारण बनती है। 2.5 years after the war began, no side is seen capable of finding a military solution। अब इसका देखो, 2.5 years यानी 2.5 साल के बाद। कब? किसके 2.5 साल के बाद? वॉर शुरू होने के 2.5 साल के बाद। नो साइड यानी कोई भी पक्ष क्या नहीं होता है? ये सीन दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कैपेबल है, सक्षम है किसको? फाइंड करने में, पाने में एक मिलिट्री सॉल्यूशन।
तो अभी भी 2.5 साल के बाद भी वॉर शुरू होने के अभी भी कोई भी पक्ष ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि एक वो मिलिट्री सॉल्यूशन पर पहुंच चुका है, उसने एक पा लिया है मिलिट्री सॉल्यूशन यानी समाधान पा लिया है कोई वॉर वॉर से। अभी भी दोनों पक्षों में कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है और ना ही कोई कैपेबल है। अब फॉर यूक्रेन pushing Russian troops out of the territories they have captured looks practically impossible। अब यह क्या कह रहा है यूक्रेन के लिए, क्या पुशिंग रशियन ट्रूप्स यानी पुश करना रशियन ट्रूप्स को आउट ऑफ द टेरिटरीज, तो अपनी टेरिटरी से रशियन आर्म फोर्सेस को बाहर निकालना यूक्रेन के लिए क्या है, ये इम्पॉसिबल है। जो दे हैव कैप्चर्ड, जो उन्होंने कैप्चर कर चुके हैं, जो उन्होंने कब्जा लिया है, वो लुक से यानी दिखाई देता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यानी व्यवहारिक रूप से वो असंभव है। यूक्रेन की ताकत नहीं है कि यूक्रेन रशियन फौज को अपनी टेरिटरीज से बाहर कर ले, जो उसका क्षेत्र कब्जा लिया है रशिया ने उससे। हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है। Russia should also realize that its aggression has rejuvenated NATO। ये कह रहा है रसिया को भी रियलाइज करना चाहिए, क्या रियलाइज करना चाहिए कि इसका जो एग्रेशन है, जो इसका आक्रामकता है, इसने रिजुवनेट कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था रिजुवनेट का मतलब होता है किसी चीज में फिर से जान डाल देना, पुनर्जीवित कर देना। तो इसने रिन्यू कर दिया है, रिवाइटलाइज कर दिया है नाटो को। तो इसने नाटो को फिर से उकसा दिया है या फिर से नाटो में जान डाल दी है। तो इस चीज को रसिया को क्या करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। नाटो इसके एग्रेशन से क्या हुआ है, फिर से इसने चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, एक तरह से रिन्यू कर दिया है, अपने आप को फिर से उठा लिया है, पुनर्जीवित करना। इट इट सॉर्न इनेमी, तो इसका जो शपथ लिया हुआ जो एनमी है, जो दुश्मन है, कौन है, नाटो इसका शपथ लिया हुआ जो दुश्मन है, एनमी है, उसने क्या कर दिया, दैट हैज एक्सपेंडेड, उसने बढ़ा दिया है सिंस द वॉर, यानी वॉर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर चुका है, सिंस से यानी वॉर से एक्सपेंड कर चुका है, सिंस द वॉर यानी जब से वॉर शुरू हुई है तब से वो एक्सपेंड कर चुका है, बढ़ा चुका है। और प्रॉमिस कर दिया उसने, वादा क्या प्रॉमिस किया है, क्या वादा किया है कि कीव लॉन्ग टर्म असिस्टेंस, कि कीव को भी क्या करेगा, एक लॉन्ग टर्म में सहायता देगा, असिस्ट करेगा। तो इस चीज को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये कह रहा है अ प्रैक्टिकल पाथ अहेड इज टू ब्रिंग बोथ साइड्स टू द टेबल। एक प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक जो पाथ है, जो रास्ता है, किसके अहेड, आगे, क्या करने के लिए, आगे लाने के लिए, इज टू ब्रिंग यानी इसको लाना है आगे दोनों पक्षों को, कहाँ पर, ऑन द टेबल पर। तो दोनों पक्षों को टेबल पर लाने का मतलब है यानी बातचीत के लिए लाने का जो एक तरीका है, एक प्रैक्टिकल पाथ है, इससे ही वहां पर लड़ाई झगड़ा शांत हो सकता है बातचीत के जरिए। तो ये एक प्रैक्टिकल पाथ है। और चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सेड ऑन मंडे, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने मंडे को क्या कहा था कि दैट वर्ल्ड पावर्स शुड हेल्प देम होल्ड टॉक्स, यानी जो दुनिया भर की जो शक्तियां हैं, जो वैश्विक जो शक्तियों को शुड हेल्प करनी चाहिए उनकी, किसमें, होल्ड टॉक्स यानी बातचीत कराने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला था मंडे को। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मॉस्को ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इंडिया सपोर्ट फॉर डायलॉग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में, इन्होंने भी व्यक्त किया था इंडिया का समर्थन, किसके लिए, बातचीत के लिए। बातचीत के लिए मोदी साहब ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी क्या कर दिया है, अपना समर्थन दिया है। रसिया आज पार्टनर शुड कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मना लेना, परsuade करना। माइंडलेस अटैक्स ऑन यूक्रेन एंड बी रेडी फॉर सीरियस डायलॉग। अब यहां से देखो,
रसिया का जो पार्टनर्स है उसको छोड़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, मना लेना चाहिए रसिया के प्रेसिडेंट हैं जो पुतिन साहब को। और इसकी नीड है, क्या नीड है, कि वो स्टॉप करें, रोक दें दीज माइंडलेस अटैक्स, जो अंधाधुंध जो हमले हैं उनको रोकने की जरूरत है उन पर, यूक्रेन पर। और उनको रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, किसके लिए, एक सीरियस बातचीत के लिए। तो जो अंधाधुंध हमले कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, इसको रोकने की आवश्यकता है और एक सीरियस बातचीत को करने की उनको क्या है, जरूरत भी है। तो पुतिन साहब के जो पार्टनर हैं उनको इस चीज को समझाना चाहिए। अब ये कह रहा है यूक्रेन्स अलाइज शुड ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन कीव टू बी मोर ओपन माइंडेड अबाउट ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड थ्रो टॉक्स। अब देखो यहां से ये क्या कह रहा है कि जो यूक्रेन के जो अलाइज हैं, जो मित्र हैं, जो सहयोगी हैं, उनको भी क्या बनाना चाहिए, पुट प्रेशर, यानी दबाव बनाना चाहिए, कहाँ पर, कीप पर, टू बी मोर, और अधिक ज्यादा ओपन माइंडेड, यानी और अलग अधिक खुले हुए दिमाग से, यानी देखने के लिए उनको प्रेशर बनाना चाहिए यूक्रेन के जो मित्र हैं उन पर, उनको भी। और ये क्या लेकर आएंगे, अबाउट के लिए, ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड, यानी किसके लिए, लेकर आना वॉर को एक खत्म होने की कगार पर, थ्रो के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत के माध्यम से वॉर को खत्म होने की कगार पर लेकर आना, और यूक्रेन के जो कीव के जो अलाइज हैं, जो मित्र हैं, उनको भी यूक्रेन को समझाना चाहिए और उस पर भी क्या करना चाहिए, पुट प्रेशर, यानी दबाव बनाना चाहिए कि और अपना आपको जरूरत है ओपन माइंडेड, यानी खुले हुए माइंड से देखने की या सोचने की। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर रैप अप करते हैं। तो हमने देखा, यहाँ पर देखा है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और आप अपने आप से यहाँ पर ट्राई करोगे और सब्जेक्ट और वर्ब को जरूर आइडेंटिफाई करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और आज का सेशन यहीं पर हम रैप अप करते हैं।